नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा यान अकेडमी पर। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट का आज से। ठीक है, सीटेट का आप लोग का एग्जाम चल रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज का पहले एक अच्छा कोटेशन थॉट है, आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए। स्ट्रगल जो करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, जब आप मेहनत करके सक्सेस हो जाएंगे तो कहानी बन जाएगी, फिर उसको सब सुनना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, तो आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए आज प्रैक्टिस सेट पहला हमारा है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होनी चाहिए? अगर आप नए शिक्षक के रूप में अपॉइंट हुए हैं, कहीं जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपकी? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे पहले पहुंच के, कि जो धीमी गति से सीख रहे हैं उनकी पहचान करें। नहीं, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करें, एक नोट्स बना के तैयार करेंगे विद्यार्थियों को जो पढ़ाना होगा। नहीं, आपका पहला कर्तव्य क्या होता है कि शिक्षार्थियों के समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण को तैयार करना, कि बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, तो उनके बारे में जानना कि उनकी भाषा क्या है, उनका व्यवहार कैसा है, पढ़ने में कैसे हैं। तो ये सब प्रोफाइल एक बनाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी शिक्षा योजना को लागू करेंगे वहां पे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सी सही है कि आप एक समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण को तैयार करेंगे, तब जाके वहां पे अपना अध्ययन कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। पहले से पाठ योजना तैयार करना, पाठ लेसन प्लान पहले से बना के जाएंगे, क्या फायदा है? वो पढ़ाने से पहले आप नए हैं तो जा रहे हैं, तो पहले वहां के पृष्ठभूमि को समझेंगे, तभी नहीं वहां समझेंगे पाठ्य योजना क्या कौन सी बनाई जाएगी। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास क्या लिखा है? प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि, ये सब होते हैं। मतलब ईवीएस जो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों को पढ़ाए जाते हैं प्रकरण, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। मतलब ये जो हैं, ये सब सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे, इनके स्रोत कहाँ से मिलेंगे हमको जानने के लिए? सजीव निर्जीव के बारे में, जल चक्र के बारे में जानना है, पौधों के बारे में जानना है, कहाँ से? परिवार एवं समुदाय से। हाँ, ये सही है, परिवार एवं समुदाय से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकों से, पाठ्य पुस्तकों में भी दिया रहता है सब, सजीव निर्जीव के बारे में, जल चक्र और पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से भी प्राप्त कर लेंगे हम लोग। शिक्षक को जब क्लास में अपना कक्षा में आता है तो बच्चों को पढ़ाता है, तो टॉपिक क्या रहेगी उसकी भी तो रहेगी यही टॉपिक, पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। सजीव निर्जीव में अंतर बताएगा, पेड़ पौधों में अंतर बताएगा, ये सब बताएगा। तो इसलिए शिक्षक द्वारा भी स्रोत कंप्लीट होगा। कहानियों द्वारा, कविताओं द्वारा, इसके द्वारा भी होता है कि किसी कहानी में भी आप सुना सकते हैं, कविता भी बना सकते हैं इसकी। तो आपका ये चौथा भी सही है। तो आपका सभी सही लग रहा है इसमें, 1 2 3 4। तो ऑप्शन कहाँ सही है इसमें? ऑप्शन बी में 1 2 3 4 आपका सब सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? ठीक है, प्रश्न देखिए क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करना है, तो आप निम्नलिखित में से किन विचारों को ध्यान देंगे? ठीक है, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना है, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना है। अच्छा, फिर इसमें लिखा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। हाँ, दोनों लोगों को समान रूप से रुचिकर लगना चाहिए। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, मूल्यवान एक मतलब कीमती वस्तुओं का प्रयोग करके ही आप इसका क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, अध्ययन सामग्री कुछ बनाना है तो क्या ये जरूरी है? नहीं, मूल्यवान चीजों की वस्तुएं नहीं लेनी है। ठीक है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी रुचिकर लगे पूछा है, तो ये भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी कट जाएगा, इसमें उसके मूल्यवान होने का मतलब नहीं रहता। ऑप्शन आपका ए सही है, बी सही है और डी, ए बी डी। ऑप्शन सी में है आपका ए बी डी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है पूछा है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में होता है, शिक्षक एक प्रशासक रूप में होता है। ठीक है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें निरीक्षण विधि की जो विशेषता नहीं उसको बताना है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव पे होती है, बाल केंद्रित है और विभिन्न सर्वेक्षणों पर अपनाई जाती है। लेकिन आपका ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है, ये शिक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा, ठीक है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता। एक विद्यार्थी है राकेश, वो अपने शिक्षक के द्वारा जो कार्य होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा नहीं करता। तो अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, मतलब सबसे बढ़िया उपाय आप क्या उसमें हो सकता है देखेंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना कि बच्चा कार्य नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं करके आ रहा है, प्रिंसिपल को बताना। नहीं। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना कि तुम होमवर्क नहीं करते तो तुमको खेलने उलने नहीं देंगे, ये भी नहीं है। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ये सही लग रहा है कि उसकी अनियमितताएं वो क्यों नहीं कर रहा है, उसकी क्या कठिनाई आ रही है, इसके बारे में जानना, फिर उसको एक मार्गदर्शन देना। ठीक है। उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। नहीं, माता पिता क्यों देंगे, आप पढ़ाना आपका कर्तव्य है शिक्षक का। तो आप ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका अनियमितताओं को कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न, खिचड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनना है हमको। खिचड़ी वृक्ष एक होता है, उसके बारे में सही कथन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। सही है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पहला सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, हाँ ये भी सही है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है तो वहां पे अधिक जल नहीं होता, इसलिए वहां पाए जाते हैं। ठीक, ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती इसको। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हाँ, एक छायादार वृक्ष भी है क्योंकि इसके नीचे छांव रहता है और इसके पत्तियों को जानवरों को खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये सब इसकी विशेषता है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है, जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को निकाल कर पीते हैं, नहीं ये गलत है। ये आपके खिचड़ी का नहीं है, बल्कि ये विशेषता किसकी है, रेगिस्तानी ओक की, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये विशेषता रेगिस्तानी ओक की है। लेकिन खिचड़ी की विशेषता पूछा है तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन डी में है, 1 2 3 यही सही है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य था, एक प्रश्न यही है कि यदि बिजली न हो तो हमारा जीवन कैसा, मतलब किस प्रकार प्रभावित होगा। अगर शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न पूछा है तो एक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या रहा होगा। ऑप्शन देखते हैं। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना कि बिजली के स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानकारी देना। नहीं। आगे शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, ये सही है। पूछने का उद्देश्य, प्रश्न पूछ रहा है ना, इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य क्या था। तो बच्चे क्या करेंगे, अपना चिंतनशील होकर कुछ मतलब सोचेंगे, मतलब क्या करेंगे, अपने दिमाग से कुछ चिंतन परक मतलब सीखेंगे कि मतलब कैसे क्यों ऐसा है कि बिजली न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, उसके बारे में मतलब अपना एक अलग ही कहानी बनाएंगे। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी सही लग रहा है, ऑप्शन बी कि शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। इसमें शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना नहीं, बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों का संवेदनशील नहीं, ऑप्शन सी बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करना है तो निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अगर जिज्ञासा जागृत करने को लिखित कार्य देंगे। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, इकाई परीक्षण मतलब यूनिट टेस्ट करना। नहीं। गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। प्रश्न जिज्ञासा कैसे शांत होती है, प्रश्न पूछते हैं जिज्ञासा है तभी ना। तो आपका ये कल्पना परक प्रश्न पूछना यही है आपका, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या सही है, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी सही है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान, ये नहीं। जिज्ञासा कैसे होती है, किसी चीज को जानने के लिए तो प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों के क्या होता है, जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करते हैं, शिक्षक बताते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़ना है जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। मैं गांव से आया हूं, कहां से, गांव से आया हूं। हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, मतलब लकड़ी का पूरा घर है और 3 साढ़े 3 मीटर ऊपर बनाया जाता है बांस के मजबूत खंभों पर। ठीक है, यह गांव होना चाहिए, मतलब ये गांव कहाँ किस स्थान पे होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है। असम है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है। तो इसमें हम जो सही आंसर है ये कहाँ का है, ये असम के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं, जिनके घर की विशेषता है यही,
कि हम अत्यधिक वर्षा वहां होती है, घरों को खंभों पे मतलब बांस के खंभों पर टिकाया जाता है 10 से 12 फीट ऊंचाई पे, ठीक है, और लकड़ी का बना होता है, ठीक है, ये असम का है। आपका ए आंसर सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद, जीव जंतुओं को पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा, मतलब जो भ्रमण शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर ले जाना है भ्रमण कराने एक पाठ पढ़ाने के बाद, तो ये किस चीज में मदद करेगा? तो दैनिक समय सारणी की दिनचर्या में बदलाव करना? नहीं, ये नहीं होगा। कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, ये सही लग रहा है कि अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, मतलब कि कक्षा में आप लोग पढ़ लिए हैं तो इसको रियल में जाके देखेंगे कैसे, मतलब जानवर कौन जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाए हैं, तो चिड़ियाघर में जानवर मिल जाएंगे सब, तो वहां पे दिखाएंगे, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ेंगे ये सब ना, तो इस परिस्थितियों के साथ जोड़ना, ये आपका सही लग रहा है, ऑप्शन बी सही लग रहा है। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील, पालतू बनाने के लिए नहीं, जीव जंतु संरक्षण के कौशल का विकास करना, नहीं, ऑप्शन बी आपका बहुत सही है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, ठीक है, तो बताइए उन्हें क्या करना चाहिए? पोषण करने के लिए क्या करना चाहिए? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं भोजन में, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल दूध, दही, ये सब बताना। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट पर प्रयोग करना, चार्ट मतलब एक चार्ट पेपर पे दिखाना। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए, ये सही लग रहा है। मतलब कि अगर भोजन पोषण पढ़ाना है तो बच्चे जैसे टिफिन खोलेंगे, वहां प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे खाने में क्या है, लाए हैं, सब बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये बेटर लग रहा है सबसे। तब क्या सही है आपका? सबसे सही है सी, कि मतलब कि शिक्षार्थियों से कहना कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है, समझेंगे इसमें कि मतलब सब इस तरह से पोषण पर आधारित प्रकरण को पढ़ाने में सहायता मिलेगी शिक्षक को। स्वयंपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, पाचन तंत्र नहीं, अब ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है। देखते हैं क्या है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और ये नेपाल का ही भाग है, ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,860 मीटर है, ठीक है, ये तो पहले इस मिल गया सही। ये भारत का भाग नहीं है माउंट एवरेस्ट, पहले ही बताया। ये तिब्बत का भाग है नहीं, जम्मू कश्मीर का भाग है नहीं, तो आपका BCD ऐसे नीचे से कट गया सब, तो पहला ही सही लगा, ऑप्शन है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी कितनी ऊंचाई? 8,860 मीटर लगभग, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, ठीक है, प्रकरण है हमारे दोस्त पक्षी, प्रकरण पढ़ाते समय नालिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है पद्धति। पक्षियों पर आधारित वृत्त मतलब एक वृत्त चित्र, गोल चित्र प्रदर्शित करती है, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करती है और सब संक्षेप में उनका वर्णन भी करती है। शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, मतलब इतने प्रयोग वो करती है, अपने प्रयोग में ये सब करती हैं। तो लिखा है नालिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? किस प्रयोजन, मतलब इसका प्रयोजन क्या है? बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए, या शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए अपनी पाठ्य योजना का पालन कर रही है। ऑप्शन देखिए, ये सब चार्ट है, इसमें क्या सही रहेगा, उसका अच्छा प्रयोजन क्या है ये सब करने के लिए बच्चों के लिए? तो सबसे बेस्ट इसमें यह है कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी जो होते हैं विभिन्न आवश्यकताओं की उनको पूर्ति होती है इसमें। जैसे कोई मतलब वृत्त के माध्यम से सीख लेगा, कोई तस्वीर के माध्यम से सीख लेगा और कोई मतलब प्रत्यक्ष रूप से जाके भी सीख सकता है। तो इसलिए बहुबुद्धि जो विशेषता है शिक्षार्थियों की, उसमें विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो आप पहला मारेंगे सही, इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण है एक, ये भी शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना कि खेल कार्ड बनाएंगे कि ये देखो क्रिकेट खेलता है, ये अपना टेनिस खेलता है, तो ये कार्ड दिखा क्या करेंगे? नहीं, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद कराएंगे, आउटडोर इंडोर गेम जितने होते हैं सबको रटने के लिए कहना, नहीं ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पे खेल संबंधित
कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को तुम मतलब टेलीविजन पे कहेंगे खेल संबंधित कार्यक्रम को देखिए और उसके बाद सामान्य परियोजना कार्य बनाइए, प्रोजेक्ट कार्य देंगे नहीं। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, ये आपका सही सबसे बेस्ट मतलब होगा शिक्षा युक्ति कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण पढ़ाना है तो सबसे अधिकतम भागीदारी अगर बच्चों की चाहिए तो शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और कुछ अलग अलग खेल उनके साथ खिलाएंगे, तो ये आपका सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कांसा जिसे ब्रांच कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ठीक है, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो आपका एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही है, नहीं, इसमें एल्युमिनियम आयरन ये सब नहीं है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया था, ये आपका सही है। ये तांबा टीन या कॉपर टीन जिसे कहते हैं, कॉपर को तांबा भी कहते हैं, तांबा हिंदी में, तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रांच की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती हैं, तो एल्युमिनियम से भारी होती हैं जो बनती हैं तांबे की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी कट जाएगा। लेकिन आदिवासी लोग ब्रांच का प्रयोग पहले से करते आ रहे हैं। ब्रांच क्या, कांसा पहले वहां के मतलब कि प्रयोग किए गए थे हजारों वर्ष पहले। आदिवासी जो थे पुराने, मतलब जिसे हम कहते थे कि कुछ पहले से मतलब आदिवासी लोग आए थे पृथ्वी पे, मतलब पृथ्वी पे थे, तो लोग क्या किए थे, पहले तो लोहे खोज तो नहीं हुई थी ना, पहले का कौन सी धातु, ये तांबा कांसा यही सब मिला था। तो ऑप्शन आपका ये भी सही है, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन बी सी दोनों सही है, ऑप्शन बी सी ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। ठीक है, एक यात्रा भ्रमण के लिए कह रहे हैं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। ठीक है, करेंगे, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। ये तो पहले ही मिल गया आंसर कि हम कोई भी क्रिया अगर जा रहे हैं कहीं तो उसके बारे में क्या करेंगे, एक सीट मतलब बनाएंगे, योजना बनाएंगे, फिर उसके बारे में बच्चों को भी बताएंगे कि हम ऐसे वहां जाएंगे, ये करेंगे। ठीक है, सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व, यात्रा के मतलब करने से पहले बच्चों को बता के तब योजना बना के जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन है। जहां जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को अच्छा जानकारी है कि आपको जाना ताजमहल जाना घूमने, ताजमहल के बारे में पढ़ लो, नहीं। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन खेलों का साथ ले जाना, नहीं। सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित नहीं रहेगा, तो आपका ऑप्शन ए पहले ही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए पहले ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ईवीएस में अगर हम कहानी कविता का उपयोग कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। कक्षा की विविधता की पूर्ति करने के लिए, सीखने के लिए, संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए, या पाठों को आनंददायक लाने के लिए, या भाषिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। भाषिक कौशल को बढ़ाने, तो इसमें जो सही है आपका ऑप्शन बी सही है। सीखने के लिए क्या है, संदर्भगत वातावरण प्रदान करता है कविता और कहानियां बच्चों को। ठीक है, इससे बच्चे को मतलब कि कहानी कविता के माध्यम से बहुत जल्दी मतलब अच्छे समझ में आ जाती है कोई चीज, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब प्रयोग कर सकते हैं अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। कविता के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 2 तारीख 2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा है, और कब बैठा है, 7:45 पे, और मडगांव से चली है अगले दिन, अर्थात मतलब 3 तारीख को पहुंचा है 4:45 नगर कोइल। बताइए इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग पूछा है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाक से। पहले देख लेते हैं समय कितना लगा है, तो क्या लगा है, पहले दिन 2 तारीख को निकला है 7:45 से, मतलब 24 घंटे में इसको घटाएंगे, आपका इसमें आएगा 16 घंटा। फिर इसमें जो अगले दिन सफर किया है, मतलब 3 तारीख को, ये तो 2 तारीख को मतलब इतना घंटा सफर किया, 16 घंटा 15 मिनट। फिर 3 तारीख को भी 4:45 पहुंचा है, तो मतलब 4 घंटा 45 मिनट ये भी चला है, इसको ऐड कर लेंगे। ये आपका 21 घंटा आ गया। ठीक है,
21 घंटा आ गया है समय। तो सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय है। सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया है आपको, दूरी कितनी दी है 1140 किलोमीटर, और समय आपका आया था 21 घंटा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9, 3 8 24, ठीक है 380। फिर 7 से इसमें काटेंगे तो लगभग आपका आएगा 7 पचे 35, 7 चौक 28, 64, हाँ 54 कुछ समथिंग आ रहा है। तो आपका इसमें 54 लगभग पूछा है, तो लगभग में क्या देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में है, तो आपका यही सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत रेलगाड़ी की औसत चाल यही रही। ठीक है, ऑप्शन ए सही। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कोई किसान उर्वरकों का और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करता है करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ठीक है, अधिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, खाद का प्रयोग कर रहा है, उर्वरक का, रासायनिक खाद का। तो बताइए ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी। देखेंगे केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। जैसे कि अगर खेतों में लगातार आप कोई मतलब केमिकल मतलब खाद डाल रहे हैं, सब कीटनाशक डाल रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, मृदा खराब हो जाती है, उसको क्या कहते हैं बंजर हो जाती है। उस पर फिर आने वाले मतलब आगे अगर फसल उगाना चाहते हैं तो नहीं उगेगा सही से। ठीक है, तो क्या होगी, बंजर हो जाएगी। ज्यादा अधिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केमिकल का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। अगर अधिक केमिकल खाद का प्रयोग कर रहे हैं और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सब क्या है, आपके खेत को बंजर कर देगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। प्रश्न देखिए क्या है कि कहाँ के लोग हैं अपने भारत के जो नारियल के तेल में मछली पका खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, मिजोरम है, जम्मू और कश्मीर है, गोवा है, बिहार है। इसमें आपका जो सही है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लोग क्या करते हैं कि नारियल के तेल में, नहीं सॉरी, इसमें नारियल तेल लिखा है ना, नारियल के तेल के लोग गोवा में, कहा गोवा के लोग। जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में खाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में, सरसों। ठीक है, तो आपके नारियल के तेल में कहा गोवा के लोग, गोवा और केरल के लोग कहाँ हैं, गोवा और केरल के लोग नारियल के तेल में बनी पकी मछली खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, रीना आम पसंद करती हैं, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, अगर आम पसंद करती हैं तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, उसको मतलब संरक्षण के लिए रखने के लिए अचार और आम का पापड़ बना लेंगी, जूस तैयार करना, वायु विरोधी डिब्बे में संचित कर लेंगी, प्लास्टिक के थैले में रख देंगी, या फिर रेफ्रिजरेटर फ्रिज में संचित कर लेंगी। तो आम जैसे ठंडी में प्रयोग करना है, कुछ महीने बाद प्रयोग करना है, तो रेफ्रिजरेटर में तो रखने से नहीं चलेगा, प्लास्टिक थैले में एकदम सड़ जाएगा आपका। जूस तैयार करना और वायु विरोधी डिब्बे में संचित करना, जूस तैयार कर ले मान ठीक है, ये तो बड़े बड़े कंपनियों में लोग करते हैं इसको, मतलब पैकिंग करते हैं। तो आपको मतलब कि घर पे तो वायु रोधी डिब्बे में कैसे करेंगे, लेकिन अचार और आम का पापड़ बना सकते हैं। अच्छे से आप अचार बना लेंगे, आम का पापड़ बना लेंगे, उसको आप मतलब ठंडी में जाके इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताओं पढ़ानी है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी भोजन के बारे में। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं क्या है, मतलब कहाँ पे कैसे भोजन खाए जाते हैं, कौन से भोजन कहाँ फेमस है, ये सब पढ़ा रहा है। तो क्या करे, विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों का चित्र फ्लैश कार्ड दिखाएगा अध्यापक। देखते हैं आगे, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। ठीक है, ये लग रहा है ठीक है कि मतलब विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट मतलब बनाने के लिए परियोजना कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही लग रहा है, ऑप्शन बी। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ठीक है, ये तो क्या खाया है चर्चा के, हमारे भोजन क्या है लिखा है, भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़नी है ना, तो इसमें हमको विभिन्न स्थानों के बारे में भोजन की जानना है, कहाँ कौन सा भोजन फेमस है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है। ठीक है, कक्षा 1-2 में पाठ्यपुस्तक कोई ईवीएस की पाठ्यपुस्तक नहीं कही है, 3 से 5 तक में ईवीएस की पाठ्यपुस्तक है, लेकिन कक्षा 1 और 2 में आपकी पाठ्यपुस्तक नहीं है, इसलिए उसको भाषा और गणित में ही सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसके जो करने के सबसे उपयुक्त कारण क्या रहा होगा? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए किए हैं ये लोग? नहीं। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए होनी चाहिए? नहीं। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते? नहीं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ऑप्शन डी आपका सही है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करेंगे तो जिससे कि आप प्राइमरी जो कक्षा 1 2 के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर, मतलब एक को छोड़ना है, बाकी सभी आपको मतलब प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर। जब एक बार मूर्त से अमूर्त आ गया तो मूर्त से अमूर्त ही चलती है ना प्रक्रिया, अमूर्त से मूर्त तो नहीं चलती ना। ऑप्शन डी कर जाएगा, मतलब यही हमको छोड़ना था। ठीक है, ऑप्शन डी छोड़ना था, ऑप्शन डी, केवल डी लिखा है यहाँ पे, यही हमको नहीं लेना है, बाकी सब सही है। मूर्त से अमूर्त भी है, सरल से कठिन भी है, स्थानीय से वैश्विक भी है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बी सी सही था, बस डी नहीं था। ये पूछा था कि इसे छोड़ना है, तो किसे छोड़ना था? अमूर्त से मूर्त को छोड़ना था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बी यही सही है, केवल डी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ठीक है, अगर आप ईवीएस प्राथमिक स्तर पढ़ा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पहलू होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, फिर क्या है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ये आपका लास्ट ऑप्शन देखेंगे सही लग रहा है कि सीखने वाले जो बच्चे हैं उनको प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाएंगे तभी ना सही रहेगा। उनके स्थानीय परिवेश में जो चीजें हैं उनके बारे में समझाना, वो अच्छे समझेंगे, इसलिए उसको जोड़ के पर्यावरण से संबंधित बताना का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए, मतलब सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ठीक है, कि एक अध्यापिका है जो विद्यार्थियों के आसपास के पौधों का अवलोकन करने के लिए कहती है, तो क्या मतलब बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित करेगी? समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, कि ये आप लोग ये समझिए कि पौधे सजीव होते हैं, इसलिए वो करना चाहती है आसपास के लिए, आसपास मतलब पौधों का अवलोकन। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। फिर आगे देखते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। नहीं, ये देखिए लास्ट ऑप्शन क्या लिखा, उनकी ऊंचाई मतलब उनकी हाइट क्या है, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। अवलोकन आ गया आपका, यही सही लग रहा है कि बच्चे क्या करेंगे, अगर पौधों का अवलोकन कर रहे हैं तो उनकी पूरी हाइट देखेंगे, कितने बड़े हैं, पत्तियां कैसी हैं, उनके स्मेल क्या मतलब गंध कैसी आ रही है, उगने के स्थान के बारे में पता करेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ठीक है, इसमें देखना क्या है, मानचित्र शिक्षण के लिए। ठीक है, मानचित्र शिक्षण के लिए सबसे युक्त मतलब सबसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होनी चाहिए। ठीक है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों का विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। कि मानचित्र टीचर बनाएगा और बच्चे बताएंगे कौन सी मतलब लोकेशन पे है, कौन सा मतलब राज्य कहाँ है। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि घर से बाहर का मानचित्र लाकर दिखाएं, घर से बाहर कैसे निकलते हैं ये सब नहीं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, एटलस बड़ा सा एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने के लिए कहना। बस नहीं, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ये सही है कि बच्चों को करके सीखने में इसमें मदद मिल रही है। शिक्षार्थियों की सहायता से ही करना कि अपने ही संकेत का प्रयोग करें, वो कैसे मतलब कि लोकेशन किसी चीज को इंडिकेट करके फिर उसमें निकट परिवेश मानचित्र बनाए और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा का निर्देश करें। ठीक है, ये सही लग रहा है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ठीक है, यात्रा टिकट का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? मतलब कि जो टिकट है उस पर किस प्रकार से मतलब हम लोग चर्चा करें। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। अगर अलग अलग साधन है, जैसे बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, इसमें क्या लागत खर्चा, जैसे कि अगर ज्यादा हाई फाई बनेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, इसलिए इसमें ये सही है। ठीक है, यात्रा करना है तो इसमें सही। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ये तो नहीं होना चाहिए। यात्रा की लागत उस वाहन पर प्रयुक्त ईंधन पर, ईंधन मतलब तेल, गाड़ी अगर किसी खराब है, मतलब कि बड़ी गाड़ी बस उस ले लो, अगर ईंधन वो ज्यादा तेल पी जा रही है तो इसका मतलब भाड़ा बढ़ा देंगे? नहीं, एक निश्चित भाड़ा रहता है उस क्षेत्र में कि मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपको इतना रुपया देना ही है। अब भले वो उनके मतलब गाड़ी की ईंधन मतलब कि फ्यूल ज्यादा खत्म हो जाता है, उससे नहीं मतलब,
ठीक है, उनकी मतलब कि वो उनकी प्रॉब्लम होगी ना, तो ये नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये सही है कि हम परिवहन अगर प्रयोग कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमको रेल से जाने रेलवे टिकट चाहिए, एरोप्लेन से जाने रेलवे मतलब कि बस टिकट चाहिए। ठीक है, बस से जाएंगे तब भी टिकट चाहिए। ठीक है, आपका ये सही था और सी भी सही है। यात्रा की लागत वाला ये नहीं रहे। आरक्षण की प्रक्रिया, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन की प्रक्रिया बताना, समझ ये नहीं करना विकसित। ठीक है, रेल टिकट में ये नहीं रहता, ऑप्शन डी नहीं रहेगा। तो आपका एसी, एसी कहाँ है, ऑप्शन सी में ही है, एसी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण तकनीक है। ऑप्शन देखते हैं, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल, विचार मानचित्रण करना, विचार लिखना। ठीक है, इसमें आपका सही है सभी, परियोजना कार्य भी करेंगे, क्षेत्र भ्रमण भी करना है, जनरल मतलब की पत्रिका जो होती है, और फिर विचार मानचित्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सबसे सही है, ऑप्शन सी में है ABCD। ठीक है, ऑप्शन ABCD सही है। आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन ध्यान से मतलब कथनों को अध्ययन करना है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पहले कि मिजोरम में जो खेती की जाती है झूम, उसके बारे में क्या सही है विशेषता। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये तो सही है कि फसल को काटेंगे तो क्या करेंगे, उसको फिर छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, फिर एक दूसरी जगह पे करेंगे। ऑप्शन ए सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला देते हैं। हाँ, पहले वहां पे जो खरपतवार बांस ओस रहते हैं उसको काट के जला देते हैं, फिर उसी पे खेती करते हैं। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई करते हैं, नहीं, गहरी जुताई नहीं करते। ठीक है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, नहीं, ये भी नहीं है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये भी नहीं है। तो आपका क्या सही है, ये भी कहाँ है आपका, केवल इसमें लिखा है CAB सही है। ठीक है, आपका क्या सही था, एक फसल काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं, फिर क्या है, इस भूमि पर उगाने वाले मतलब जो खरपतवार बांस रहते हैं सबको काट के जला देते हैं। ठीक है, ऑप्शन A भी आपका सही है। ठीक है, तो हमारा आज प्रैक्टिस सेट ये रहा आपके सीटेट EVS का। ठीक है, तो आप लोग कैसे ऐसे लगे रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।